हम लोगों ने उस दिन देखा था मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट में हम लोग काम करवाते हैं। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट में मैनेजर जो है वो काम करवाता है, ना कि काम करता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज से बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम को कंप्लीट करवाता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, उस गोल को ध्यान में रखते हुए। फिर से मैं बोल देता हूं, मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसमें वो अपने लोगों से काम करवाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो क्या बनेगा? मैनेजमेंट अपने लोगों से काम करवाता है। अब इसको इंग्लिश में बोलो तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। लोगों से काम करवाना, जाओ पानी लेके आओ तो गेट द वाटर, ब्रिंग द वाटर, ऐसा बोलोगे आप। तो इसी प्रकार से जब आप वहां पे बोल रहे हो कि काम करवाना है तो यूज ऑफ गेट करोगे आप। तो क्या हो गया? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ, क्या एम था? अचीविंग द गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और वो गोल किस तरीके से कंप्लीट करवाओगे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ अ टास्क और वर्क ऑन टाइम। बीइंग इफेक्टिव मतलब होता है कि समय पे आप काम को कंप्लीट करवाते हैं, दैट मींस यू आर बीइंग इफेक्टिव। और एफिशिएंट मतलब क्या होता है? सक्षम, कॉस्ट सेविंग, मतलब जब आप कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम परफॉर्म कर देते हो, सस्ते में पैसा बचा करके उतना ही अच्छा काम कम पैसे में कर दिए, दैट मींस यू आर एफिशिएंट। तो दोनों ही जरूरी है, समय पे काम का कंप्लीट होना भी और पैसे का बचाना भी। तो चलो मेरे साथ आप लोग बोलो, क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कौन बोल सकता है आप में से? कोशिश करो, बोलो बोलो, आंख बंद कर और देख कैसे बोलते हैं। मैनेजमेंट बोलते जा। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस है ना, ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बोल। Management is the process of things done, achieving the goal effectively and एफिशिएंटली। 4-5 बार रीडिंग करो। रात के इसको पढ़ने का तरीका मैं वैसे ही बताया हूं आप लोगों को। जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, जैसे आज मैं ये पढ़ा रहा हूं, आज घर जाकर के आप लोगों को और आप लोगों को भी घर में रात के एक बार फिर से बुक ओपन करना है। यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती है, यूट्यूब से सिर्फ समझ सकते हो, उसके बाद अगर पढ़ना है तो घर में। ये नहीं कि ये चैप्टर अभी वीडियो देख लिया या मेरा या कहीं और का, उसके बाद बोल दिया हाँ हम तैयारी हो गई। ये तैयारी नहीं होती है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, हर एक का अपना अलग फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको एग्जाम में रिटर्न में मार्क्स गेन करना है। ओरल या वर्बल आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा बोर्ड का, इन रिटर्न होगा। इसीलिए उसको उतना अच्छे से बुक रीडिंग करना जरूरी है। बुक रीडिंग करने से वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है। जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो वोकैबुलरी और स्पेलिंग मिस्टेक रिड्यूस होती है, वो एरर्स रिड्यूस होते हैं। और जब आप उसको इन रिटर्न प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब आप अपने नोट्स को खुद से बना लेते हो बिना चीटिंग के, मतलब बिना ओपन बुक रख करके नहीं लिखते हो। जब आप याद करके बिना चीटिंग के उसको नोट्स बनाते जाते हो, तो उससे आपका राइटिंग जो होता है, आपको जो खुद का सेल्फ मेड जो आप बोलते हो ना, आपको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, आपको अपना आंसर्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो प्रॉब्लम दूर होती है। तो 3 प्रोसेस में कभी भी थ्योरी की पढ़ाई की जाती है। क्या प्रोसेस? पहला है समझो चीजों को, समझने के लिए आप वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आप पढ़ो घर में, रात में उसको पढ़ो। कैसे पढ़ना है? रात में 8 बजे जो आप लोगों को मैंने बताया, 8 बजे आप रात के आराम से बैठें, 8 या 9 बजे, और एक बार बुक रीडिंग करें सोने से पहले। सोने से पहले याद रखें, व्हाट्सएप नहीं बंद होना चाहिए, सोने से पहले बुक रीडिंग होनी चाहिए। और फोन आपका 10 मीटर दूर में रखा होना चाहिए आपसे। अब बस उसको पढ़ के सो जाए। रात भर आपके मन में अब बीएसटी घूमेगा जो आप पढ़े हो। हाँ मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड था, मैनेजमेंट ये था, ऐसा घूमेगा दिमाग में आपके। तो ये आप काम करें। और सुबह उठ के रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट ये है, सुन लो ध्यान से, रात के जो पढ़ के सोए हो, अगले दिन सुबह बेड छोड़ने से पहले आपको उसको रिकॉल करना है। क्या मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूं? अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है। मतलब आप ऐसे भी उठ जाते हैं तो 5-10 मिनट तो आप बेड में रहते ही होंगे उठने के बाद। तो आपको उस समय सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है क्या उसको मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं।
यदि रिकॉल नहीं कर पाते हो तो सुबह का आपका पहला टास्क होगा, सारे नेसेसरी वर्क निपटाने के बाद पहला काम होगा आपका कि आप बुक की फिर से रीडिंग करें जहां पे आप अटके थे उसी समय, और नहीं भूले तो फिर नाचना। ठीक है, समझ गए? ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। इसके बाद बनेगा अगले दिन नोट्स, इसके बाद रिटर्न में नोट्स अगले दिन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने भी यहां डेफिनेशन लिखा है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ द अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस मतलब होता है कि मैनेजमेंट का काम एक प्रक्रिया है, एक के बाद दूसरा काम लगातार लगे रहता है, जैसे कि प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन है जो लगातार चलते रहता है। पहले मैनेजर प्लान करता है उसको क्या करना है, क्या गोल बनाना है, उसके बाद उसके हिसाब से सामान ऑर्गेनाइज करता है, देन वो लोगों को मैन पावर इक्विपमेंट को सेलेक्ट करता है और उनको ट्रेन करता है, ये स्टाफिंग हो गया। फिर डायरेक्टिंग के अंदर में उनको गाइडेंस करता है, ट्रेनिंग देता है और उनका मोटिवेशन लेवल उनको इंप्रूव करता है, इस प्रकार से उनसे काम कंप्लीट करवाता है। ये आगे डायरेक्टिंग के अंदर में। और कंट्रोलिंग एक लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें वो सुपरविजन करता है, चेक करता है कि वेदर जो एक्चुअल प्लानिंग उसने किया था वो परफॉर्मेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको वो चेक करता है। तो कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 प्रोसेस में इसका काम जो है वो कंप्लीट होता है। और ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया बोलते हैं, एक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि वो लगातार होने वाला काम है। समझ आया? आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, देखो आप इसको फील करो, आप समझो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो एक मैनेजर परफॉर्म करवाता है अपने लोगों से, सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए। तो मैनेजमेंट एक टर्म हो गया लोगों से काम करवाना, और कौन काम करवाता है, तो मैनेजर काम करवाता है। तो किसका प्रोसेस है ये मैनेजमेंट? मैनेजर का प्रोसेस है ये मैनेजमेंट। क्या होता है ये मैनेजमेंट? लोगों से काम करवाना, किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। किस तरीके से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सके। मैनेजमेंट अकेला एक काम है? नहीं, प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंटिन्यूअस है? हाँ कंटिन्यूअस है। क्यों? नेवर एंडिंग फंक्शन है, एक के बाद जैसे ही एक प्लानिंग कंप्लीट होती है वापस से कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग शुरू हो जाती है। यह था पूरा आंसर। क्लियर हुआ? आगे देखो, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जब भी किया जाता है, मैनेजर किस चीज को मैनेज करेगा, लोगों को किस तरीके से मैनेज करेगा। एक ढाबा वाला है, वो ढाबा वाला ऑर्डर्स लिख करके सब कुछ बताता है, अपने किचन में जाके बताता है कि आप ये बनाओ, आप ये बनाओ, आप ये बनाओ, और सबको प्रॉपरली ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है हर एक टेबल में। ये क्यों कर पाता है? ड्यू टू हिज बेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो एक अच्छा मैनेजर है, अपनी मैनेजमेंट की जो एबिलिटीज है उसको सही ढंग से परफॉर्म करा रहा है, इसीलिए वो ऐसा अच्छे से इफेक्टिवली काम को टाइम पे सामान पहुंचा पा रहा है ना। किससे क्या बनवाना है, एग्जीक्यूशन उसका स्ट्रांग हो गया। एग्जीक्यूशन स्ट्रांग, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, ये बोलते हैं ना। तो मैनेजमेंट किस तरीके से वो करेगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा उसके हिसाब से वो मैनेज करेगा। अब वो ऐसा थोड़ी बोलेगा चल भाई जा तो फुटबॉल खेल के आ, या फुटबॉल बना के आ। ढाबा वाले को बोल रहा है कि जा तो फुटबॉल खेल के आ, या उसको ये बोलेगा जा तू कहीं और जा, कुछ और काम कर। नहीं, वो जो भी उसको काम देगा वो उसके गोल से डायरेक्टेड होगा। तो मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का काम देता है, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टेड हो, गोल के तरफ डायरेक्टेड हो, जिससे उसका अचीवमेंट हो, गोल या टास्क जो वो सोच के रखा है। तो मैनेजमेंट हमेशा किसके ऊपर फोकस्ड होता है, तो मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओरिएंटेड मतलब होता है फोकस्ड, तो मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस्ड है, गोल के ऊपर फोकस्ड है। क्लियर हुआ? दूसरा बोल रहा है मैनेजमेंट इज परवेसिव, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल या परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई चैरिटियल वर्क हो। इवन आज आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक आया हुआ है, कोविड का समय है, तो हर एक हॉस्पिटल या हर एक पूरा भारत क्या कर रहा है, एक बेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट संभालने की कोशिश कर रहा है कि सबको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल सके, सबको पीपीटी किट्स मिल सके, सबको वैक्सीनेशन हो सके। तो ये क्या चल रहा है, एक मैनेजमेंट तो चल रहा है। यदि इनका वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो फेल होता है, इसका मतलब वहां पे मैनेजमेंट नहीं ढंग से लग रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है या लैक ऑफ मैनेजमेंट है। और अगर इफेक्टिवली वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस सबको लगा पा रहे पूरे भारतवासियों को, इसका मतलब उनकी टीम या भारत सरकार की जो बनाई हुई वैक्सीनेशन की टीम है वो क्या है, इफेक्टिव है मैनेजमेंट में, या हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये माना जा सकता है।
तो बस वही बात यहाँ पे किया हुआ है कि मैनेजमेंट ना सिर्फ आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। आपके घर में क्या कैसे सब्जी बननी है, क्या कितना काम निपटाना है, घर की साफ सफाई से लेके सब कुछ, खाना बनाने से लेके सारी चीजें कौन हैंडल करता है? मम्मी। विद इन टाइम। तो वहां भी तो वो मैनेजमेंट लगा रही है ना कि मैं सुबह इतने बजे से ये करूंगी, फिर ऐसा 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 ऐसा। तो ये क्या एक मैनेजमेंट ही तो है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे यूके में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्राजील में हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप यहां हो या आप अपने स्कूल में हो, तो वहां भी तो मैनेजमेंट लग रहा है ना, किस टीचर को कितने बजे कहाँ क्या पढ़ाना है, कैसे जाएगा, क्या करेगा। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट ही तो लग रहा है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? दुनिया के हर जगह पे लगने वाली चीज है मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट फंक्शंस आर परवेसिव, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लियर है? आगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। जो मैनेजमेंट का काम है ना, वो एक डायमेंशन में, एक एरिया में बस कन्फाइंड नहीं रहता है, बल्कि वो 3 अलग अलग लेवल्स पे लगता है। तो 3 जगह पे मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो अप्लाई होता है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब होता है काम को या टास्क, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, डेली टास्क, जैसे टू डू टास्क। मेरे कुछ 10 टीम मेंबर्स थे, कुछ 10 एम्प्लॉइज थे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। मैं उन 10 एम्प्लॉइज को हर दिन बताता था कि आपको ये काम करना है। जब भी वो ऑफिस आते थे, काउंटर में अपने डेस्क के सामने में उनका एक टंगा रहता था टू डू लिस्ट कि आज आपको क्या करना है। मान लो मेरी एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी थी, तो मैं हर दिन बना के रखता था, आपको जावा का ये सॉफ्टवेयर तैयार करना है, आपको इसके एक्सी फाइल तैयार करना है, आपको इसका HMTL सर्वर तैयार करना है, एंड सो। मैं हर दिन एक एक टास्क असाइन करके रखता था। आपको ये मीटिंग अरेंज करना है, आपको ये सेमिनार रेडी करके आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो ये हर एक के टेबल में मैं बना करके रखता था। हर एक के टेबल में मैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू का लिस्ट बना करके मैं हर एक को देता था। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या है? हर दिन का टास्क संभाल रहा हूं। तो ये हो गया क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये जो एज अ मैनेजर मैं सबको जो टास्क दे रहा हूं, ये क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा काम क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को मैनेज करना है, कितने मेरे यहाँ लोग लगेंगे, कितने लोगों को मेरे को नौकरी देनी है, और उनको क्या क्या कैसे कैसे काम को मेरे को उनको करवाना है। एक है काम कंप्लीट कराना कि भाई मेरे पास आज इतना टास्क है, इस टास्क को मैं लोगों को असाइन करते जा रहा हूं। मेरे को आज में 2 सॉफ्टवेयर तैयार करके देना था अपने, मान लो मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और मेरे को अपने एम्प्लॉयज को 2 रेडीमेड सॉफ्टवेयर तैयार करके देने थे उनके हिसाब से, और एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। तो मेरा आज का काम क्या था? 2 सॉफ्टवेयर और एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी। अब इसको मैं डेलीगेट करूंगा अपने टीम मेंबर्स को, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो गया डायरेक्टिंग। ये आ गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल में कि लोगों को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे कितने लोग चाहिए, उसके लिए मैं नौकरी पे रखता। तो ये आ जाता क्या? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दोनों ही काम किसके अंदर का है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर का है, लोगों को मैनेज करना। जब कभी मैं लोगों को मैनेज करूंगा वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लेकिन यदि मैं बोलता हूं कि मेरा जो काम है, जैसे कि मेरे को 2 सॉफ्टवेयर बनाना था और एक प्रेजेंटेशन रेडी करवानी थी, तो 2 सॉफ्टवेयर और एक प्रेजेंटेशन के लिए जो मेरे को सामान लगेगा, उसके लिए मैं प्लानिंग करूंगा कि एक दिन में कैसे कंप्लीट होगा, किससे क्या क्या करवाऊं, किस तरीके से कहां से करवाऊं। तो ये मेरी प्लानिंग होगी। उसके बाद उस हिसाब से मैं सामान अरेंज करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा। प्रेजेंटेशन के लिए मेरे को क्या क्या चीजें कम पड़ रही हैं वो मंगवाऊंगा, या वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मेरे को क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत है, या क्या क्या और सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, कि जावा की जरूरत है या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, वो सब व्यवस्थित करूंगा। तो वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। और फिर उस प्रोसेस को कंट्रोल करूंगा। तो भाई कंट्रोल करना भी मैनेजर का काम होता है, ये भी उसका वर्क है। काम इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। और तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग जो है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर में, और स्टाफिंग और डायरेक्टिंग जो है वो किसके अंदर में आता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना। और अब एक पूरा प्रोसेस बच गया। जब इसी वर्क को जोड़ देते हैं, छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ देते हैं, तो एक बड़ा ऑपरेशन बन जाता है। बड़ा ऑपरेशन क्या है? सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज। प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ये 3 बड़े फंक्शंस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। पूरा बिजनेस का ऑपरेशन। जैसे कि प्रोडक्शन करना मेरे पूरे बिजनेस का ऑपरेशन है, सेल्स करना मेरे पूरे बिजनेस का ऑपरेशन है, परचेज करना मेरे बिजनेस का ऑपरेशन है। परचेज करते हैं रॉ मटेरियल्स का, ताकि हम उसको फर्दर प्रोडक्शन करके सेल कर सके। तो ये 3 चीजें आ गई जिसके अंदर में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर में। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, 3 जगह पे बटा होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
मैनेजमेंट अभी हम लोग बात करें कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वापस कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग शुरू हो जाती है। फिर बोला है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मतलब यहां तक बस लिखा होता था मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैंने उसके आगे जोड़ दिया है दैट मींस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। एक अकेला इंसान क्या खुद को स्टाफिंग कर लेगा या खुद को ही खुद डायरेक्ट कर लेगा? जैसे मैं हूं, मैं खुद अकेला एज अ मैनेजर हूं और एम्प्लॉय भी कोई नहीं है, मैं छू अकेला, तो मैं क्या खुद को बोलूंगा ए आयुष चल जाओ वहां पे ये काम करना है, या ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं ना। तो मैं अकेले में मैनेजमेंट नहीं लगा सकता, मुझे पूरा टीम चाहिए। टीम को तो मैं मैनेज करूंगा, किसको लीड करूंगा, किसको गाइड करूंगा, किसको मैनेज करूंगा? टीम मेंबर्स को, वर्क को, पीपल को, ऑपरेशन को। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप में करने वाला काम है, ग्रुप एक्टिविटी है क्या? मैनेजमेंट के फंक्शंस अकेले में परफॉर्म नहीं कराए जा सकते। फिर बोला है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब डायनामाइट से समझ लो, बम फूटना, जो देखते हो बम बड़ा फूट रहा है तो उसको डायनामाइट बोलते हो आप, बिग, बड़ा धमाका, डायनामाइट। वहीं से आया कि मैनेजमेंट के जब आप फंक्शंस लगाते हो ना, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी चेंजेस आ जाएं, आपके इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा चैप्टर नंबर 3 में, इसी साल के बीएसटी में। बिजनेस इन्वायरमेंट करके आपका वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो अभी आप समझ लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई इंडिया में, खास करके सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अभी बीजेपी की जो कुछ कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, बाद में ये बेनिफिट किसको पहुंचेगा? जो कांग्रेस की कंपनीज होगी उनको बेनिफिट पहुंचेगा, बीजेपी की कंपनीज को बेनिफिट पहुंचना कम हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप समझ जाओ। जो बिग फिश बोल सकते हो आप, बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा जाती है, तो ये मार्केट की क्या है? बिग फिश है। तो ये लोगों ने कैप्चर करके रखा है मार्केट आज, तो ये बेनिफिट आज उनको मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी XYZ लिमिटेड, जिसको बीजेपी के गवर्नमेंट के समय पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा खासा एक्सपांड एंड ग्रो हो रहा है, लेकिन अभी वो कांग्रेस की सरकार आ गई, तो वो क्या करेगी? उसको हर काम पे अड़ंगा डालेगी, हर काम को उसको रोकने की कोशिश करेगी, ना कंप्लीट हो, ना एग्जीक्यूट हो सके, इस पे कोशिश करेगी। तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं से पैसा निकाल करके उस सरकार तक भी पहुंचा दोगे, भैया रखो ना, बुरा क्यों मानते हो, रखो 2 पेटी आप भी रखो। तो मैनेजमेंट, मेरा कहने का ये मतलब तो यहाँ पे समझाने का कि मैनेजमेंट है तो वो किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट कर सकता है, और इसीलिए मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? डायनामिक है। इतना बड़ा है कि वो चेंजेस को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। इसी एक्सेप्टेंस को बोलते हैं कि मैनेजमेंट का फंक्शन कैसा फंक्शन है? डायनामिक फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, वो किसी भी चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर लेता है। क्लियर है? आखिरी है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। एक ढाबा में गए आप, वहां आपको बहुत देर वेट करना पड़ा, या एक रेस्टोरेंट में आप गए। बेसिकली हम लोग ढाबा जाना प्रीफर करते हैं, इसीलिए मैं ढाबा बोलता हूं। आपको रेस्टोरेंट और होटल में वो फील नहीं आती, वो वाइब्स नहीं आते। तो आप एक ढाबा गए और वहां पे आपको आधा घंटा बैठना पड़ा, आपने ऑर्डर करने के बाद आपका खाना आ ही नहीं रहा था, और वहां पे आप देख रहे थे कि बहुत हल्ला था मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में, और जो वहां पे कुकिंग कर रहे थे उनके बीच में, शेफ के बीच में एक मिस मैनेजमेंट। आप देख रहे थे वहां पे बहुत हल्ला था, केओस था, आपस में बहसबाजी थी। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेजमेंट संभाल रहा था? या एक और ढाबा आप गए जहां पे आपको टाइम पे ऑर्डर आ गया और बहुत ही फॉस्फोरस तरीके से, बहुत खुशी खुशी उन लोग अपने मैनेजमेंट को संभाल रहे थे, आपको लग भी नहीं रहा था कि वो लोग, क्या बोलना चाहिए, फ्लुएंटली संभाल रहे थे, तो वो ज्यादा अच्छा ढाबा लगेगा आपको। कौन सा ढाबा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? वो जो आपको टाइम पे सामान ला के दिया, या वो जो आपको टाइम पे ना ला के दिया और उल्टा केओस था वहां पे? किसका खाना की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, स्वाद? जबकि ये अच्छा था, ये वाला जो आपका खराब वाला था, इसकी खाने की क्वालिटी मतलब मींस ये हाई प्रोडक्ट्स यूज करता था और ये एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करता था, पर फिर भी आपको ज्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है, और यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है, मिस मैनेजमेंट है या लैक ऑफ मैनेजमेंट है। और ये आपको कहां से पता चला? लोगों को देख के। इसका मतलब आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। आप मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो, मैनेजमेंट की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो, कहां पे इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कहां पे इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है।
पर क्या आप उसको पर्सनली टच कर सकते हो मैनेजमेंट को? नहीं। इसीलिए मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो क्या है? इंटेंजिबल है, ना दिखाई देने वाले हैं, इसलिए लिखा है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या एम होता है? 3 जगह एम होता है भाई। अगर मैं मैनेजमेंट संभालता हूं, मेरा बिजनेस है, तो मेरा 3 इंपॉर्टेंट काम है, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि सबसे पहले तो मैं अपने बिजनेस में ब्रेक इवन होना चाहूंगा। मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक इवन मतलब जितना लागत लगाया हूं उतना पैसा निकल जाए, या दिन का उतना पैसा तो आ जाए कि जो मेरा खर्चा बैठ रहा है, जो मेरा खर्चा बैठ रहा है उतना पैसा तो मेरा कम से कम कमाई आ जाए, कि मैं ब्रेक इवन हो जाऊं। नो प्रॉफिट नो लॉस जोन को बोलते हैं ब्रेक इवन होना, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मैनेजर का जो एम होता है वो ये होता है कि वो सर्वाइव कर जाए। फिर दूसरा क्या सोचता है? सर्वाइव करने के बाद सर्वाइवल तो हो गया, फिर सोचता है कि चलो थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया जाए। इंसान लालची होता है ना, उसकी कभी भी जो उसके मन का सेटिस्फेक्शन होता है कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो वहां यहां भी वही लग रहा है, सर्वाइवल के बाद अब वो क्या सोचेगा? जिस टारगेट से भाई मैं अपना बिजनेस खोला हूं, मुझे प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, तो मेरे बिजनेस करने का क्या फायदा? मेरा बिजनेस करने का भाई, अगर मैं किसी काम पे 100 रुपए लगाता हूं और मेरे को हर दिन 100 ही रुपए कमाई आती है, 100 रुपए खर्चा होता है, 100 रुपए कमाई होती है, और ऐसा पिछले 1 साल से हो रहा है, तो क्या मेरा वो बिजनेस करने का कोई बेनिफिट मिला क्या मुझे? नहीं। मुझे बेनिफिट तब मिलता है जब उसमें प्रॉफिट होता, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। फिर जब प्रॉफिट भी अच्छा खासा एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट आने लगा, तब मैं क्या चाहूंगा? कि मेरा बिजनेस एक्सपांड करे, ग्रो करे। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के हम बोलेंगे क्या? ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर में ऑब्जेक्टिव मतलब एम, टारगेट। तो क्या टारगेट होता है मैनेजमेंट का? तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर में 3 क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैंने यहाँ पे बकायदा लिखा है चैप्टर नंबर 6 ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स बिजनेस एथिक्स ऑफ क्लास 11th आपने पढ़ा है। सोसाइटी के प्रति आपको क्या करना चाहिए? अच्छा सामान बना के देना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, आपको माल प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, पढ़े थे ना? आपको फ्रॉडल्टेंट एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो बदले में सोसाइटी को भी आपको हॉस्पिटल या बाकी रिसोर्सेज आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना चाहिए, आसपास के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, उनके बच्चों का एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए आसपास के एरिया के आपके सोसाइटी के लोगों को, क्योंकि आप सोसाइटी का बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो बदले में सोसाइटी के लिए भी उसको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। तो यही है वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर में, जो एक मैनेजमेंट को सोशल ऑब्जेक्टिव भी संभालना पड़ता है। तीसरा है पर्सनल। देखो आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिनका बड़ा बिजनेस का एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप चलता है, जहां पे वो बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, यही एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे प्रोग्राम्स वो देते हैं। तो वो भी आज देखो, आज जब कोविड का समय आया तो आई एम ऑक्सीजन मैन, इस टाइप का एक वहां स्लोगन चला रहे हैं और हर किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं अपने बिजनेस के खर्चों से। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। और आज की डेट में लगभग जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो यही तो कर रही हैं। बात समझ रहे हो? तीसरा पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश रहेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, या आपके एम्प्लॉयज आपसे दुखी रहेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अच्छा काम करेंगे? बताओ कब ज्यादा अच्छा काम करेंगे? जब आपसे खुश रहेंगे या जब आपसे दुखी रहेंगे? जब आपसे खुश रहेंगे। तो इसीलिए हम, क्योंकि एम्प्लॉयज खुश रह सके उसके लिए भी हम सोच करके रखते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम उनको एक पीयर रिकॉग्निशन देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, प्रॉपर सैलरी देंगे, कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, जितनी सैलरी हमारा कॉम्पिटिटर देता होगा उससे कॉम्पिटिटिव हो एक सैलरी हो। फिर हम उसको एक पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, अरे उसके डेजिग्नेशन में लिख के देंगे कि वो कौन है क्या है, उसके बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज देंगे, उसको हजार्डस प्लेस में या डेंजरस प्लेस में काम नहीं कराएंगे, उसको उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का ध्यान रखेंगे, उसका हेल्थ का इंश्योरेंस, उसकी लाइफ का इंश्योरेंस, उसके घर के उसके फैमिली का इंश्योरेंस करा के उसको देंगे, उनकी फैमिली वालों को फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज देंगे। जैसे अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं और यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी को कुछ भी हो जाता है, भगवान ना करे कभी हो, पर हो जाता है, तो आपको रेलवे
पूरा आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में 80 से 90% रेलवे पे करती है, और कुछ जगहों पे तो 100% भी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके इलाज करा लो, बस आपको अपना रेलवे का आईडी कार्ड दिखाना है, रेलवे का उस फॉर एग्जांपल जैसे अपोलो बिलासपुर अगर आप जाते हैं, तो अपोलो में अगर आप रेलवे के वर्कर हैं और आप वहां काम करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपना कार्ड दिखाना है, वर्किंग कार्ड जो आपका रेलवे का है, वहां पे आपका सारा फॉर्म वॉर्म भराएगा और आपका सीधा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, और आपको सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा आपकी कॉस्ट का, बाकी 90% रेलवे का टाई अप है, वो डायरेक्ट अपोलो को पे करेगा। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज देता है कौन? एक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के लोग अपने इंप्लॉयज को, किसके अंडर में? पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर में। क्लियर हुआ? इसके बाद आखिरी टॉपिक जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का? अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या घाटा होता, तो क्या फायदे मिल रहे हैं मैनेजमेंट के होने से ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मतलब जो कंपनी के कॉमन गोल्स होते हैं वो सबको जोड़ करके एक साथ काम कंप्लीट करवाने का जो काम है वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो इसीलिए बोला क्या? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स या कॉमन गोल्स। फिर है मैनेजमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी, मतलब कि आपका अगर मिस मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आप लोग को मैं यहां बोल दिया कि आपको एक टास्क कंप्लीट करना है, आपको ये एक चार्ट पेपर काट करके ये आपको बना के प्रोजेक्ट अभी सबमिट करना है, 5 प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, तो और आप लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया, तो आप लोगों में किसी ने कोई गम लाए, कोई थर्माकोल लाए, कोई स्केच पेन लाए, तो जो मर्जी वो करते गए, तो ऐसे में आप सामान तो बना दोगे पर सामान का वेस्टेज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। वही अगर आप प्लानिंग कर लेते कि एक आदमी सिर्फ गम लगाने का काम करेगा, एक आदमी थर्माकोल काटने का काम करेगा, एक आदमी स्केचिंग करने का काम कंप्लीट करेगा, तो क्या उससे समय पे काम कंप्लीट होता? इफेक्टिव तो होते ही होते, साथ में उससे आपका जो वेस्टेज है वो भी रिड्यूस होता। और प्लान करके काम करना मतलब क्या? मैनेजमेंट लगाना, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस किसके अंदर में आता है? मैनेजमेंट के अंदर में आता है। इसीलिए मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, आपकी सक्षमता को इंक्रीज करता है ऑर्गेनाइजेशन की। फिर बोला है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मींस किसी प्रकार के चेंजेस को इजिली अडॉप्ट करने की कैपेसिटी रखना, कोई भी चेंजेस आ जाए एनवायरनमेंट में वो इजिली उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेगा। जैसे कि कोरोना तो पहले नहीं था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, पहले सारी चीजें क्या थी? ऑफलाइन थी। आज क्या हो गया? वर्क फ्रॉम होम हो गया। ये सब कोई एक्सेप्ट करे कि नहीं करे? ये चेंजेस क्यों एक्सेप्ट कर पाए लोग? क्योंकि वहां मैनेजमेंट था। अगर वहां मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या इस चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर पाते? वो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी जो आज अपने एम्प्लॉयज को घर में बैठे बैठे 1,80,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दे रही है वर्क फ्रॉम होम से, क्या वो फ्री में दे रही होगी? नहीं, वो तो उनसे प्रॉफिट भी कमा रही होगी ना, उतना काम वो घर से करवा ले रही उनसे। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजेस आया, उसको मैनेजमेंट ने इफेक्टिव मैनेजमेंट लगा के उन चेंजेस को अडॉप्ट किया। तो मैनेजमेंट मदद करता है, मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता है। फिर आगे बोला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि यदि अगर आप चाहते हो कि आपको आज ज्यादा सैलरी मिले, तो आपको क्या बोलेंगे कि आप ज्यादा काम करो, आपको बोनस देंगे। तो आप बोनस के चक्कर में